बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान में जब भी कोई बजट आता है तो उससे पहले गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि ये बजट आवाम दोस्त होगा, लेकिन जब बजट आ जाता है तो उसके बाद आवाम ये पूछती है कि अगर ये हमारा दोस्त था तो दुश्मन कैसा होगा। एक ये बहुत बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान में आज तक पूछा जा रहा है कि अगर आवाम है तो उसका दोस्त है कहाँ पे, और अगर ये बजट है तो इसके अंदर से आवाम कहाँ गायब हो गई है। तो ये बजट भी पेश किया जा रहा है, कल ज़ाहिर बजट पेश होगा और आज इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी आ गया, लेकिन आवाम ये पूछ रही है कि क्या ये बजट वाकई हमारे लिए होगा। ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ बजट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी है जो आपके सामने इस शो में पेश की जाएंगी। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर खालिद वली साहब, माशी माहिर हैं, इनके साथ साथ सनाउल्लाह खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इकॉनमी को ये डील करते हैं और बड़े अरसे से आप इनकी खबरें सुनते रह रहे हैं और इनके गुफ्तगू भी सुनते रहे। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माशी माहिर हैं, और नदीमुल हक साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माशी माहिर है। सनाउल्लाह खान साहब ये फरमाइएगा, सर ये अवाम दोस्त बजट है तो दुश्मन कैसा होता होगा? जी देखिए, हर दफ़ा यही जो है वो की जाती है बात कि अवाम दोस्त बजट है। दूसरा जो पिछला बजट आया था वो स्टेबलाइजेशन का बजट था। आपने वो आपका जो डेट है उसको देखना था, आपने डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करना था। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि जो है वो स्टेबलाइजेशन से आगे निकल के आपका टेक ऑफ का बजट होगा, शायद लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझने की है कि IMF प्रोग्राम है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, एक और प्रोग्राम आपने निगोशिएट कर लिया है, वो रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है RSF, जो कि क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है। उस पे की मद में भी आप पे कुछ ना कुछ जो है वो टैक्सेस आ रहे होंगे। तो अब जो टैक्स का शायद इस दफ़ा रेट ना बढ़े, लेकिन शायद जो है वो वॉल्यूम, वो उसका जो बेस है वो बड़ा होगा, लेकिन जो है वो डाइवर्सिफिकेशन आ रही होगी। लेकिन स्टिल अभी भी हमें वो कड़वे घूंट पीने हैं ताकि हम जो है वो इसको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। लेकिन चूंकि अब इसको इंस्टीट्यूशन की तरफ लेके जाया जा रहा है क्लाइमेट की मद में, तो शायद ये एक चीज़ लॉन्ग टर्म पे जो है वो इन्हिसार करेगी। एक और चीज़ हो रही है वो आपका पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जिसको आप एक कार्बन टैक्स के तौर पे मुतारिफ करा रहे हैं, और वो शायद आपका रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ख़ास तौर पे आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। शायद अभी के लिए थोड़ा सा एक कड़वा घूंट होगा, लेकिन आगे जाके अगर ये कंसिस्टेंटली चलता रहा तो शायद हमें पेट्रोलियम जो डिपेंडेंट है पेट्रोलियम पे, इंपोर्टेड फ्यूल पे, वो शायद कम हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। लेकिन कम से कम 10 साल लगेंगे, कम से कम 10 साल लगेंगे, और डिपेंड करेगा कि आपने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन उसका रिसाइकलिंग जो है वो कैसे हो रहा है। जो रिसाइकलिंग ऑफ द टैक्स रेवेन्यू है वो कभी भी इक्वेशन में नहीं आया आपकी प्लानिंग में। जितनी इफेक्टिव रिसाइकलिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू होगी उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। अभी भी जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उससे ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की जो सब्सिडीज हैं उसको फाइनेंस करेगा। ठीक हो, तो अगर आप उसको बिस्प के थ्रू फाइनेंस करवा रहे हैं तो शायद ये एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म नहीं है, उसको शायद आपको कोई और स्ट्रक्चरल वे में लेके आना है। मे बी सोलर पैनल्स दे दें उन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज कम हो और आप जो है वो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी कंपैरेटिव रेट्स पे दे सकें। तब जाके आपका इकोनॉमी, एनर्जी और एनवायरनमेंट का जो साइकिल है वो एक वर्चुअस साइकिल जो है वो बन सके। सना साहब ये फरमाइएगा, सर ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खुशखबरी है इस बजट में? कोई खुशखबरी नहीं है। देखें, तो जो आपने शुरू में बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि पब्लिक के लिए क्या आ रहा है। तो मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ, और ये वाला बजट तो ऐसा है कि टोटली डिक्टेटेड बाई IMF। और IMF के 2 प्रोग्राम है, एक नहीं है, दोनों की शराइत है। वो सारी शराइत कल आ रही हैं बजट में। उसमें कार्बन लेवी भी लगेगी, उसमें PDL भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू चाहिए और 4 ट्रिलियन चाहिए अगले साल। तो आपके बाकी चीज़ें भी, आपकी जितनी फूड प्रोसेस अशिया हैं उसमें बिस्किट्स भी हैं जो ये हम खा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो आवाम ने कुर्बानी देनी है। आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है, आपकी जो एलीट क्लास है, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कोई आपकी कुर्बानी नहीं देनी, क्योंकि उनको फैसिलिटी हासिल है फ्री, उनको हायर सैलरी हासिल है और सैलरी बड़ी भी है। आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने पहले ही एग्जीक्यूटिव अलाउंस दे दिया, डबल से ज़्यादा तनख्वाह कर दी। पार्लियामेंटेरियन की 150% सैलरी बढ़ा दी, वज़रा की बढ़ा दी, फ्यूल उनका फ्री है, 200% और 188%। सिर्फ बिजली फ्री है, फ्यूल फ्री है, 2000 यूनिट बिजली फ्री है। आपके जजेस को भी यही फैसिलिटीज़ हैं। तो आप मुझे बताएं। और अब IMF से जब बातचीत हो रही थी तो उसमें इन्होंने कहा जी हम आवाम को ये देना चाहते हैं। उन्होंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा जी टैक्स लगा देंगे। टैक्स बताया, उन्होंने कहा जी एक दिन के चूजे पे भी टैक्स लगा दें आप। उन्होंने कहा ये तो आप फूड इन्फ्लेशन, पहले ही इतने मर गए हैं लोग, आप मजीद करना चाह रहे हैं।
सर 3 साल में जो इन्फ्लेशन है ना, जो आज ये कहते हैं कि जी 5% हो गया है, उसको 3 साल का आप कंपाउंड कर लेना 100% है। आप देख लेना, आपकी 3 साल में बिजली 200% महंगी हुई है, आपकी गैस की प्राइसेस में 11% इजाफा हुआ है, आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो 100-125 से लेके आज आपकी 250 पे आ गई है, और कल से जो है ना ये 250 रुपया होने जा रही है, क्योंकि आपने पीडीएल भी बढ़ाना है, आपने कार्बन लेवी भी लगानी है, आपने बाकी चीजें भी करनी है, तो कोई चीज अच्छी नहीं है। और जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ वो उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी 7% हमारे पास गुंजाइश है सैलरी और पेंशन की, बढ़ानी है तो बढ़ा दें। वो एक आपको पता है यहाँ एक सियासी बेनिफिट लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी एक अनाउंसमेंट करता है आखिरी दिन जी, और वो एक पीपल्स पार्टी भी है जी, रोटी कपड़ा मकान बनी, वो भी कहते हैं जी हमने बड़ा जोर लगाया, तो वो 3% का कुशन रखते हैं अपने लिए, तो 10% कर देंगे। लेकिन जो बोझ पड़ा है ना, आप लोगों की हालत ये हो गई है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, एक टाइम की भी नहीं है, और 44% के करीब लोग हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए। तो आप किधर बातें कर रहे हैं? रियासत का काम क्या होता है? रियासत का ये होता है कि एक कंपनी की तरह मुल्क को चलाएं, ये तो कंपनी की तरह चला रहे हैं, और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं और बैंकर और शीट पे करते हैं जी इधर से निकाल लो इधर से डाल दो, ये हो रहा है सिर्फ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना है, डॉक्टर फरक सलीम साहब ये फरमाइए सर, ये कोई एक खुशखबरी जो आवाम को इस बजट में मिलने का इम्कान है? साहब आपकी आवाज कट गई थी जी, कोई एक खुशखबरी जो आवाम के लिए हो इस बजट में? तो जब 15 साल पहले 18वीं तरमीम पास की गई, अब पिछले 15 साल में वो दिन है और आज का दिन है, अगर आप विफाक का बजट खोल के देखें तो खुशखबरी देने के लिए तो विफाक के पास कुछ बचता ही नहीं। इस साल आप देखेंगे कि वजीर खजाना साहब खड़े होंगे नेशनल असेंबली की फ्लोर में और आपको बताया जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की आमदन कोई 17,500-18 हजार अरब की है, उसमें से कोई 9 या 10 हजार अरब जो है वो सूद की मद में मुख्तस कर दिया जाएगा, और लगभग 7 से 8 हजार अरब जो है वो सूबों में बांटना आईनी आप समझे कि मजबूरी है विफाकी हुकूमत। तो बाकी बचा 0/0। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब है, एक आमदन है और 2 अखराजात के बाद वो आमदन 0 पे पहुंच जाती है। तो अब ये तवक्को कर लेना कि कोई खुशखबरी आएगी और कुछ अच्छी खबर मिलेगी, तो ये तो गलती उन खुशखबरी की जो तवक्को रखे बैठे हैं उनकी गलती है, इसमें विफाक की हुकूमत का कोई कसूर नहीं। ठीक हो गया। नदीमुल हक साहब आपकी तरफ आऊंगा सर, ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा है कि हम IMF जो है वही बजट बनाएगा, तो अगर किसी को रिलीफ चाहिए, किसी सेक्टर को, किसी यूनियन को, किसी बिजनेस एम्पायर को या आम आदमी को, तो उसे गवर्नमेंट से राब्ता नहीं करना चाहिए, IMF के पास जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी। तो फिर सनाउल्लाह साहब ने जो बातें की है बड़ी अच्छी बातें की है कि क्वाइट फ्रैंकली खुशखबरी तो है, हुकूमती मुलाजमों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। FPR की तनख्वाहें कोई मेरा ख्याल 1000% बढ़ गई है। आज मैं देख रहा था चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 500% बढ़ गई है। तो तनख्वाहें तो इनकी बहुत बढ़ रही है, मराहत इनकी बहुत बढ़ रही है, माशाल्लाह घर गाड़ी सब कुछ बढ़ रही है इनकी। तो फिर इनको फर्क कर देना, IMF को दे दे मुल्क का ठेका। 75 साल से IMF यहाँ मुल्क को चला रहा है, 75 साल से, वो भी तंग आ गया। मैं बार बार टीवी चैनल पे कह चुका हूँ, खुदा के वास्ते एक चीज करें आप इस बजट के दौरान, एक चीज कर लें, अभी जाके यूट्यूब से केन रोगॉफ, नाम सुन ले, केन रोगॉफ, उसका वीडियो उतारे। उसने वीडियो किया है टाइलर कोवेन के साथ, उससे पूछा 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले कि पाकिस्तान का क्या करें। उसने कहा पाकिस्तान का एक वजीफा लगाए रखो, ये साल में 1-2 मिलियन की बीमार है, 2 मिलियन साल का लेते हैं, इनका वजीफा लगाई रखो, इन्होंने ठीक नहीं हो सकता, इनकी पास सलाहियत नहीं ठीक होने की। उसने कहा तुम क्या करोगे प्रोग्राम का? उसने कहा कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 30वां 34वां प्रोग्राम आएगा, इन्होंने ठीक नहीं होगा, अब इससे बड़ी बात मैं क्या करूं। और बजट में अगर आप रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं तो बेवकूफी आपकी है, बजट में कभी रिलीफ नहीं आता। बजट अगर आप देख लें, वो चला जाए मुगल आजम का बजट या
किंग चार्ल्स द फर्स्ट का बजट, वो बजट होता था उनके महल्लात बनाने के लिए, उनकी अय्याशी के लिए। आज भी वही बजट है, आज भी इनके अय्याशियों के लिए। आप चले मेरे साथ मिनिस्टरों की गाड़ियां देखें, जजों की गाड़ियां देखें, सिविल सर्विस की गाड़ियां देखें, हर बंदा जो आता है मैं देखता हूँ उनको कॉन्फ्रेंसेस पे। कल वो थी यूएस एम्बेसी में माशाल्लाह फंक्शन, आपको देखना चाहिए था कैसे मिनिस्टर टूट के पड़े होते। हर मिनिस्टर के साथ 3-3 4-4 चमचे थे, उनकी डायरी पकड़ी, उनका सेलफोन पकड़ा हुआ, वो तनख्वाह तो आप और मैं देते ना भाई। तो क्या खुशखबरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई खुशखबरी नहीं हमारे लिए। बजट आता जाता रहेगा, सरकारी तनख्वाहें बढ़ती रहेंगी, उनकी खुशखबरी होती रहेगी। आपका मेरा जो सरकार बच्चे हैं मिलते हैं मुझे यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं बस हमें एक ही चीज है, गवर्नमेंट की नौकरी दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ताहयात पैसे बढ़ते रहेंगे और काम कोई नहीं करना पड़ेगा। ये बजट है आपका। ठीक हो, एक छोटी सी ब्रेक ले रही है और ब्रेक के बाद डॉक्टर खालिद साहब आपकी तरफ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर खालिद साहब ये फरमाइएगा सर, क्योंकि आप तवानाई के माहिर भी हैं, कि बिजली के अंदर कोई रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को मिल सकता है या नहीं मिल सकता? क्योंकि ऐसा लगता है कि जितनी इनकम है उससे ज़्यादा तो बिजली के बिल होते हैं आम आदमी के, तो अगर आदमी बिल देगा तो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? तो कहीं कोई रिलीफ की गुंजाइश है? बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि जो जिस तरह से बिजली की प्राइसेस बढ़ी हैं, अब ज़्यादा जो आपका ख़र्चा है वो बिजली पे जा रहा है। दो चीज़ें इस दफ़ा बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आने वाले बजट में। एक ये कि किस तरह से जो आपकी सब्सिडीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अगर कंज्यूमर्स का मिक्स देखा जाए ना, तो उसमें टोटल कंज्यूमर्स का 54% वो कंज्यूमर्स हैं जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं, और वो आपकी एवरेज इलेक्ट्रिसिटी प्राइस से बहुत कम पे बिजली जो है वो हुकूमत उन्हें देती है, और उनका जो खर्चा है वो लोग उठाते हैं जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, या फिर आपको बजटरी सब्सिडीज़ जो है वो देनी होती हैं। इस दफ़ा IMF ने जो प्रपोज किया वो ये किया कि आप PDL का जो रेवेन्यू है वो यूज़ करें और उसको जो है वो बिस्प के थ्रू टारगेटेड सब्सिडी दें, ब्लैंकेट सब्सिडीज़ ख़त्म कर दें। तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ रिलीफ जो है वो उन लोगों को मिले जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। दूसरी चीज़ जो शायद गलत होने जा रही है वो ये कि एक तो जो सोलर सारिफीन है, नेट मीटरिंग सारिफीन है, उनका जो बायबैक रेट है वो कम किया जा रहा है 27 से 10 रुपए, वो शायद नहीं होना चाहिए। और शायद वैसे ये नहीं है कि पहले गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि जी आप सारे सोलराइजेशन पे जाएं, आप लोगों ने अपनी जेबें काट के, पेट काट के उन्होंने इस तरह किया कि सोलर पैनल लगवा दिए, और जब लग गए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, उल्टा उनके ऊपर नुकसान पहुंचा रही है गवर्नमेंट। देखें यही जो है ना, ये फिस्ट फाइटिंग मोड जो है ये बड़े अरसे से चल रहा है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो उसका जो सोल्यूशन है वो अगला प्रॉब्लम जो है वो खड़ा कर देता है। उस टाइम पे लोड शेडिंग का क्राइसिस था, पावर प्लांट्स बड़े महंगे थे, इन्वेस्टर्स आ नहीं रहे थे, तो हुकूमत ने कहा शायद रूफ टॉप सोलर की वजह से जो है वो सॉल्व हो जाए। उस टाइम पे प्राइसेस बड़ी ज़्यादा थी, जब एकदम से नीचे आनी शुरू हुई प्राइसेस तो अब सभी ने लगवा लिए, अब वो एक और गले पड़ गया। अब शायद जब बायबैक रेट कम करेंगे सभी लोग ग्रिड छोड़ के कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, हुकूमत के पास ना हिसाब किताब होगा किस किस ने सोलर पैनल लगाया, तो वो शायद एक और जो है वो हमारे सामने क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो अब शायद GST भी जो है वो 18% लगने जा रहा है सोलर पैनल पे, तो वो भी एक नेगेटिव जो है वो सेंस आएगी। तो वो लोग जो अब अफोर्ड कर सकते थे सोलर, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास, वो शायद अब अगेन से उनके लिए महंगा हो जाएगा। तो हुकूमत को इस चीज़ को सोचना है। एक बड़ा आसान सोल्यूशन हो सकता है वो ये कि बिस्प के थ्रू जो सब्सिडीज दी जा रही हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा के कार्बन टैक्स की मद में या कार्बन लेवी की मद में, उसका एक लकूना ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हुकूमत को एकदम से वो सब्सिडीज विदड्रॉ करनी पड़ेंगी और वो अगेन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का बाइस बनेगा। एक तरीका ये हो सकता है कि वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर उनको सब्सिडाइज रेट पे आप सोलर पैनल दे के प्रोटेक्टेड का स्टेटस वापस ले लें, और इंडस्ट्री के लिए और हाई कंजम्पशन सार्फिन के लिए बिजली का रेट एवरेज रेट कर दें, कॉस्ट रिकवरी पे ले आएं, तो उससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो ठीक हो सकता है। और आखिरी चीज़ जो शायद हर दफ़ा कही जाती है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को ठीक करना है, इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, वो उसको या तो प्राइवेटाइज कर दें। मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन मसले का हल नहीं होगा। आपने के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल है, जब तक आप कंपटीशन नहीं लेके आते, एक दूसरे से कंपीट ना करें, जो CTBCM का मॉडल है वो नहीं आता, ट्रू सेंस नहीं आता, तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ठीक नहीं कर सकेंगे। जब तक आप ये सारे इकदाम नहीं करते, फिर आपको एक और चीज़ करनी है, वो ये कि आपके जो अंडर यूटिलाइज्ड पावर प्लांट्स हैं, या तो उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक कर दें या फिर उनको अर्ली रिटायर कर दें गोल्डन हैंडशेक देके।
काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि शायद हमें उल्टा डॉलर्स मिलें उनको अर्ली रिटायर करने में, क्लाइमेट चेंज की मद में, क्लाइमेट फाइनेंस की मद में। तो इस तरह का अगर जो है वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग आती है तब जाके ठीक हो सकता है, लेकिन अगर साइलोज में प्लानिंग करते रहेंगे तो कभी भी जो है वो आपका पावर सेक्टर ठीक। सनाउल्लाह खान साहब ये फरमाइए सर, ये हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को सादगी इख्तियार करनी चाहिए, और जब आवाम की रिलीफ की बात की जाती है तो IMF ने कहा कि नहीं, आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते कोई चीज़ भी, और IMF रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हो गया। लेकिन जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में इजाफे का मसला है, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे का मसला है, तो IMF कुछ नहीं कहती। नहीं, IMF कहती है। प्रॉब्लम ये है कि IMF का मसला क्या है, IMF जब कर्ज देता है ना और प्रोग्राम देता है, वो 2-3 चीज़ें देखता है कि आपका बजट डेफिसिट कितना होगा और आपकी आमदन कितनी होगी। इसके अलावा वो चीज़ें नहीं देखता। ये डिसाइड आपकी रियासत ने करना है, आपकी हुकूमत ने करना है। प्रॉब्लम ये है, जो आप एनर्जी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी मैं उस पर बात करूँ। गुज़श्ता 20 साल में एनर्जी सेक्टर में एक तो क्लैप्स रहा है, पॉलिसी क्लैप्स है, टोटल फेलियर है, नालायकी है। दूसरा जो सबसे खतरनाक बात है, वेस्टेड इंटरेस्ट है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम, आपकी सियासी जमातें आपकी इंडस्ट्री के बड़े बड़े माफियाज चलाते हैं। शुगर इंडस्ट्री है जिस तरह आप देख लें, PTI दौर में जहाज पूरे शुगर इंडस्ट्री के चलते थे। आज आपकी शुगर इंडस्ट्री की प्राइसेस फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, वजीर खारजा तय करते हैं। अच्छा जी जी, वजीर खारजा ने अनाउंस किए हैं। उसने मीटिंग करके 164 रुपए की है और वो 200 रुपए तक चली गई। ठीक है जी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, आपके मुल्क का सदर शुगर मिल का मालिक है, आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शुगर इंडस्ट्री का मालिक है, आपके मुल्क का इंडस्ट्री मिनिस्टर शुगर इंडस्ट्री का मालिक है। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट जब तक खत्म नहीं होंगे ना, आप जब हलफ लेता है ना प्राइम मिनिस्टर और वजीर, वो हलफ पढ़े आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपके डिसीजन में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, लेकिन होता है, नजर आ रहा है। तो आप किस तरीके से फिर पॉलिसी चलाएंगे? आप 2016 में पावर प्लांट लगाते हैं कोयले के, इंपोर्टेड कोयले के। आप कराची में लगाने की जगह वहां तय हुई थी, ठीक है, आप लगाते हैं पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, जमीनें तबाह कर दी और आपका सारा इंपोर्टेड कोयला है, उसके चार्जेस बढ़ते हैं और वो जिस प्राइस पे लगाए गए वो आप आज देख लें। और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला बना है, उसमें एक फैक्टर ये भी है, इंपोर्टेड फ्यूल पे आपके पावर प्लांट चल रहे हैं। अभी जो एक नया स्कैंडल आया है, कल आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा है, वो आप देख लें, 400 अरब का फ्यूल मंगाया जाता है PSO के जरिए, ठीक है, फर्नेस ऑयल, और मिनिस्टर बैठ के, सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है पेट्रोलियम का, अली परवेज मलिक साहब, और जनाब आपके एनर्जी मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर कहते हैं हमें तो चाहिए नहीं, उसको उठा के कहीं फेंक दे। 400 अरब रुपए का लॉस है, और वो कहता है मैंने प्राइम मिनिस्टर को ही बताया है। तो ये सूरत हाल है। उस सूरत हाल में आप एनर्जी सेक्टर को, पावर सेक्टर को कैसे चलाएंगे? सही बात है। अच्छा, डॉक्टर फरक सलीम साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा, अवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कहां से मिल सकता है? गवर्नमेंट को क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए कि अवाम को कुछ ना कुछ तो मिल जाए, कहीं ना कहीं, किसी न किसी सतह पे? ये दो बड़ी प्रॉब्लम है बुनियादी। मामला इतने पेचीदा नहीं है जितने वो पेश किए जाते हैं। देखिए, आप भी बजट बनाते हैं, मैं भी घर पे बजट बनाता हूं। हम लोग अपनी आमदन लिखते हैं और फिर जितने अखराजात हैं वो उस आमदन के अंदर हमें पूरे करने होते हैं। वजारत खजाना जब बजट बनाना शुरू करती है तो मुझे महसूस होता है कि वो सर के बल खड़े हो जाते हैं। सर के बल मैं इसलिए कहता हूं कि वो सबसे ऊपर अपने अखराजात लिख लेते हैं, फिर IMF ने उनको जो बजटरी खसारे की शरह बताई होती है वो उसमें से निकाल लेते हैं और फिर एक हवाई फिगर पकड़ लेते हैं कि ये हमारी आमदन होगी। तो एक तो सर के बल खड़े होने की बजाय अगर सीधी तरह बजट बनाया जाए कि आपके आमदन लिखी जाए और फिर अखराजात उस आमदन के अंदर पूरे किए जाए। तो दूसरा मामला भी बिजली का डिस्कस हो रहा था, इसी तरह टैक्स का फोकस लगाया जाता है। जो बीमारी है, माशी बीमारी है, उसका इलाज नहीं हो रहा। अगर बीमारी जो है वो दिल की है, इलाज आप जिगर का करते चले जाएं तो वो सेहतयाबी नहीं हो पाएगी। तो बीमारी यहाँ पे यह है हुकूमती अखराजात की, और यहाँ पे इलाज किया जा रहा है कि टैक्स मजीद चाहिए।
तो अगर आप बीमारी का इलाज नहीं करेंगे और गलत सेक्टर में चले जाएंगे और फोकस कर देंगे, तो फिर मईशत के अंदर जो सेहतयाबी की तवक्को है वो खत्म नहीं होनी। मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद नदीमुल हक साहब तरफ आऊंगा। मैंने वो प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नदीम साहब, एक इशू ये है कि एक आम आदमी, एक मजदूर, एक लोअर सैलरीड पर्सन जो है, उसके लिए गवर्नमेंट एक कम से कम तनख्वाह तय कर देती है, 37,000 रुपये है गालबन इस वक्त। अब सवाल ये है कि आज तक किसी माहिर मैशियत ने यह फैसला नहीं किया कि इन 37,000 रुपये में वो गुजारा कैसे करेगा। कोई ऐसा शख्स आज तक पाकिस्तान में नहीं आया जिसने आम आदमी के लिए बजट बना दिया हो कि लो बेटा ये हमारी तरफ से बजट है, इस 37,000 को हमने इस तरह डिवाइड किया और इस तरह तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। अब अगर उस आदमी को हम 37,000 दे के ये तोक़ो करेंगे कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे और स्टेट का वफादार हो जाए, तो कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? देखिए जी, दो बातें। पहली चीज तो ये हम हर साल यही बातें करते हैं और बजट के दूसरे दिन भूल जाते हैं, बार बार यही बात करते हैं, बिजली ये वो वगैरह। नथिंग चेंजेस, नोबडी इज लिसनिंग टू यू, मी और एनीबडी। हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो सुमन बुकमन अंदर बहरे मोटे, दे डोंट लिसन टू अस। खत्म होने बात। नंबर दो, जो आप बात करें, देखें आम आदमी को 37,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आम आदमी वो अपना गुजारा कर रहा है, ये फिगर्स जो भी कोर्ट के सनाउल्लाह साहब ने वर्ल्ड बैंक को गलत है। हम यहाँ पॉवर्टी बहुत गिरी है, पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत गिरी है। पाकिस्तान में जो पॉवर्टी हमने मेजर किया वो तकरीबन 12% है। वर्ल्ड बैंक वैसे ही बढ़ाता रहता है। पॉवर्टी क्यों गिरी है? हुकूमत की वजह से नहीं गिरी। पॉवर्टी गिरी है एक ही वजह से, क्योंकि लोग मुल्क से भाग गए। जो ओवरसीज माइग्रेंट है वो आपकी पॉवर्टी गिरा रहा है, आपके मुल्क में खुशहाली फैला रहा है। हुकूमत उसके उल्टा चल रही है। हुकूमत कोशिश करती है इकोनॉमी को मारने की, इनफॉर्मल इकोनॉमी और माइग्रेशन इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करती है। इस इकोनॉमी में बड़ी जान है। अगर हुकूमत को आप खुदा के वास्ते भेज दे मार्स पे, रॉकेट पे बिठा के इलोन मस्क की तरह कहे, उनको गुजारिश करें उसको मार्स पे भेज दें। हमारे मुल्क में जो अक्सर मसला है कि अपॉर्चुनिटी को, इस पे मैं कॉन्फ्रेंसेस कर करके बोल के थक गया हूं। एक आम बच्चा जो पढ़ लिख जाता है वो क्या करे? उसके बाद वो कहता मुझे सरकारी नौकरी दो, उसके पास बेचारे के पास करने को कुछ नहीं। मैंने जनाब यहाँ G11 में खोखे लगवाए थे बड़ी मुश्किलों से हुकूमत के साथ मिलकर। दूसरा 3D का चेयरमैन उसे उड़ा दिया। आप मुझे बताएं खोखे क्यों नहीं लग सकते? पूरे दुनिया में खोखे हैं, न्यूयॉर्क में, लंदन में, हर जगह। यहाँ खोखे नहीं लग सकते। जज साहब ने, जस्टिस गुल वटेवर जो नाम था उनका, उन्होंने सारे खोखे उड़वा दिए। इवन यूनिवर्सिटी मजीद। अब मुझे बताएं जिस मुल्क में खोखा नहीं लग सकता वहां क्या करें? हमने यहाँ हिसाब लगाया कि आपकी जो परमिशन है, एनओसी एक सिर्फ पाकिस्तान में लफ्ज और कहीं नहीं होता। ये एनओसी क्या होता है? जिंदा लेने के लिए एनओसी चाहिए, सांस लेने के एनओसी चाहिए, खाना खाने के लिए एनओसी चाहिए। सारे सरकारी अफसरान एनओसी लगा के बैठे हो, जो एनओसी लेने जाते बते लेते। ठीक है, खुदा के वास्ते ये निजाम बंद करें। हमने इस पे हिसाब लगाया, एनओसी आपको 4-5% ऑफ 400-500% ऑफ GDP खाता है। एनओसी बंद करने वाला कोई बंदा ही नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? मेरे पास एक आईडी कार्ड है भाई, आईडी कार्ड मेरे पे चिप लगा हुआ है, उस पे मेरा अंगूठा भी है, उस पे मेरी शक्ल भी है, उसको भी टेस्ट कराना पड़ता है। हमारा तो एवरीथिंग इज रॉन्ग। फॉरगेट द बजट। वी आर अगेंस्ट एंटरप्राइज, वी आर अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी। डीसी प्राइसेस फिक्स करता है। मुझे बताइए, ये सब आपके पास बैठे हो माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट, किस मुल्क में डीसी प्राइसेस फिक्स करता है? किस मुल्क में आप आटे दाल की कीमत फिक्स करते हैं? शुगर केन की बातें कर करके तंग आ गए। शुगर केन, मैं बच्चा था, देख ले मेरे बाल सफेद हो गए जब से ये बातें हम कर रहे हैं। किसी ने हुकूमत से नहीं, जब मिनिस्टर आना, फाइनेंस मिनिस्टर आना, तो एक ले आते हैं बैंकर को जो 5,000 मील दूर से आता है, वो बैठ के IMF से बातें करते हैं। IMF को क्या ब्लेम करते हैं? मैं 30 साल IMF रहा हूँ, IMF को कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। IMF भी आपसे तंग आया। मैंने आपको बताया ना, केन रोगोफ जो IMF का रिसर्च डायरेक्टर है, वो कहता है इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, इसको 2 बिलियन साल के देते रहो, इसको करने दो कुछ भी, ये ठीक नहीं हो सकता। जब हमारे में सोच का मादा ही नहीं, ऐसे टीवी प्रोग्राम बैठ जाते हैं, बजट के दूसरे दिन हम खुश होकर बैठ जाते, कोई बात नहीं। और बजट मुझे बताया, सनाउल्लाह साहब बैठे, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, मुझे बताया बजट चलता कितनी देर है। पहली ECC मीटिंग पे हम खुद बजट बर्बाद करते हैं। पहली जब सब्सिडी देते हैं, पहली जब हम लैपटॉप बांटते हैं, कोई और काम करते हैं, बजट बर्बाद करते हैं। पिछले साल मैंने हिसाब लगाया है 60 नई एजेंसी हमने बनाई है।
आप आज भी देख लें कितनी सरकारी नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट आते हैं। क्यों आते हैं? एक सरकारी नौकरी, एक चपरासी की नौकरी, लाइफ टाइम कॉस्ट उसका 3 करोड़ रुपया। एक ग्रेड 16 की नौकरी का लाइफ टाइम कॉस्ट कोई 60 करोड़ रुपया। क्यों आप ये कर रहे हैं काम? बट वो लगाई जा रहे हैं काम, किसी को काम का कोई यूज नहीं है बट लगाई जा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते ये नहीं सुन रहे, कभी नहीं सुनेंगे। IMF भी तंग आया हुआ है, हम भी तंग आए हुए हैं। थैंक यू। ठीक हो। अच्छा, सनाउल्लाह खान साहब ये फरमाइएगा सर, आप से एक सवाल मैंने किया था कि ये जो सादगी है उसके रास्ते में क्यों IMF जो है वो नहीं आता और कहता है जी सादगी इख्तियार करें, आप अपना बजट कम करें, सरकार के इतने ज़्यादा अखराजात हैं, आप देख लें सिर्फ सरकार की गाड़ियाँ देख लें वफाक के अंदर, बाकी छोड़ें आप पूरे मुल्क के अंदर, और नई से नई गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाता है। कोई सादगी नहीं है चोई साहब। 18 अमेंडमेंट जब आई ना, डॉक्टर साहब फर्रुख सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें यहाँ टैक्सों का मसला नहीं है, यहाँ एक्सपेंडिचर का मसला है। फर्रुख सलीम साहब ये आज बता रहे थे कि 10 साल पहले, बल्कि हमने भी देखा है, ट्रिलियन आपका टैक्स रेवेन्यू था, आज कितना है? 12.4 ट्रिलियन का आपका टारगेट है और 12 ट्रिलियन से गुजर जाएगा। ये FBR का रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग है। इशू हमारा एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंडिचर ये कम नहीं करना चाहते। मैं खुद गवाह हूँ, अभी हफ्ता पहले PM ऑफिस में एक मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर सारे आए हैं, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल की ड्यूटी गाड़ियां उनके पास, और वो गाड़ियां मैंने नहीं देखी कभी ऐसी, उस किस्म की गाड़ियां हैं। आज भी देखी मैंने, वो उसके पास जो गाड़ी थी, अपने अली अमीन के पास जो गाड़ी का काफिला था, बुलेट प्रूफ BMW, वजीरों के पास यही गाड़ियां हैं। आपके सेक्रेटरीज के पास तमाम 20 ग्रेड से 22 ग्रेड के तमाम अफसरान को गाड़ी अलाउड नहीं है, आपको पता है। मोनेटाइजेशन ले रहे हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने का ड्राइवर के, लेकिन गाड़ियां भी रखी हुई। राइट साइजिंग कमेटी बनाई, शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, आपको पता है, और उस खिताब में उन्होंने वादा किया जी हम कम करेंगे। आपको मैं उसकी कार्रवाई बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। तमाम वजीर मुखालिफ खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हम यहाँ सिर्फ दफ्तर और गाड़ी लेने के लिए वजीर बने। 400 इदारे हैं वफाकी हुकूमत के, 450 सॉरी, तमाम के तमाम वज़रा ने इसलिए रखे हुए हैं, बंद नहीं करने देते। उनमें अपने बंदे भर्ती कराते हैं, उनसे गाड़ी लेते हैं, उनसे एंटरटेनमेंट लेते हैं, उनके ठेके देते हैं, उसमें यह तमाम काम चलता है। ये हम गवाह हैं, 30 साल से देख रहे हैं, और वो नहीं चाहते। 18 अमेंडमेंट के बाद आपको 4 या 5 वजारतों की जरूरत है वफाक में, बिल्कुल। इसके अलावा कितना सब रह गया है? नहीं, जरूरत ही नहीं है सर। आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं, आपको हेल्थ की जरूरत नहीं। आपने 50 वजीर बनाए हुए हैं, 50 डिवीजन बनाए हुए हैं, 450 इदारे रखे हुए हैं। तो ये तो राइट साइजिंग है। आपने राइट साइजिंग के नाम पे 1.5 लाख क्लास 4 के बंदे निकालने पे आ गए। आप एक भी क्लास 4 से ऊपर का बंदा नहीं निकाल गए। तो ये सूरत हाल है, इसमें किधर सादगी आएगी? गाड़ियों के पर पाबंदी लगी हुई थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बने हैं, तमाम को गाड़ियां लेके दी नई, अभी 4 महीने पहले स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिए। बादशाहों की तरह अपने मुलाजमीन को 8-8 बोनस देते हैं। ये पार्लियामेंट में चले जाएं आप, पार्लियामेंट के पिछले 3-4 साल के जितने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट गुजरे हैं, उन्होंने 1000 से ज्यादा बंदे भर्ती किए हैं। असद कैसर ने 350 बंदे भर्ती किए विदाउट एडवर्टीजमेंट, जिनमें उनके अपने रिश्तेदार भी शामिल थे। और वो करते क्या है? वैसे कुछ नहीं, वहां बैठने की जगह नहीं है सेनेट में और असेंबली में। ये हालात हैं, तो आप किस तरह सादगी करेंगे? सादगी होगी ऊपर से शुरू होगी, प्राइम मिनिस्टर शुरू करेंगे, वज़रा शुरू करेंगे और कौम को मैसेज देंगे। इस कौम के अंदर जो है ना, जो डिस्पैरिटी हो चुकी है, ये बहुत बड़े इनकलाब की तरफ आप जा सकते हैं। आप जब गाड़ी में जाते हैं, कहीं बाजार में ठहरते हैं, आपकी गाड़ी पे कितने फकीर खड़े होके हैं आके, ये खतरनाक काम हो गया है। आपके कैमरामैन की जो तनख्वाह और जो आपकी या मेरी तनख्वाह है ना, ये डिस्पैरिटी है। ये डिवेल्प वर्ल्ड में नहीं है, यहाँ पे है, और ये इनकलाब की तरफ फिर जाना पड़ता है, फिर खून खराबा होगा अगर डिस्पैरिटी मजीद बढ़ेगी। तो सादगी इनकी तरफ से मुझे नजर नहीं आती। यहाँ तो हुक्मरान खानदान का नाम किया जाता है, हुक्मरान खानदान जी। ये इस सियासी खानदान, वडेरा खानदान, हुक्मरान खानदान कहाँ से आप किस दौर में? जी जी, यहाँ तो पार्लियामेंट में जो कमेटियां बनती है ना, जो जिस बिजनेस से ताल्लुक रखता है ना, वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनता है जी, फरमाइश पे, और डिसीजन उसने, उसका कन्फ्लिक्ट देखें, उसने फैसले करने हैं। तमाम कमेटियों को आप निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा। जो हाउसिंग का है वो हाउसिंग की उसकी कंपनी है, जो अद्वियात का कर रहा है वो अद्वियात की हाउसिंग का है,
जो बैटरियां बना रहा है उसने इंडस्ट्री का ले लिया, इसी तरह से पीएसटीपी में जो प्रॉब्लम्स हैं, पीएसटी में जो पॉलिटिक्स है वो भी बता दे। और जितने प्लानिंग मिनिस्टर ने अपने प्रोजेक्ट रखे हो, जितने कैपेसिटी, क्या बकवास पीएसटी पे, बंद करे इसको साले को। इस पे किताबें लिख चुके हैं हम लोग, कौन पढ़ता है? जी जी इसी तरह है सर। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे डॉक्टर खालिद साहब, आपके पास बात छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो टैक्स देने वाले लोग हैं ना जी, उनके ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो उनकी टैक्स में कट जाती है, और वो जो पैसे कट जाते हैं वो पता नहीं किधर जाते हैं सारे इस तरह। या तो उनको पता चले ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैं देखा था कि अगर वो टैक्स कटता है ना आपको, तो साथ एक रसीद भेजते हैं कि इतने पैसे एजुकेशन पर लगे, इतने पॉवर्टी एलिवेशन पर लगे, वो पूरा एक ब्रेकअप बना के ना वो देते हैं। यहाँ पे एक जो बंदा टैक्स दे रहा है, जो वाइट इकॉनमी में है, उसी का बेड़ा गर्क किया जाता है, उसी को नोटिस उसका कसूर क्या है? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के वो दोबारा देता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा डॉक्टर खालिद वली साहब के ये जो शख्स टैक्स दे रहा है ना, उसी के ऊपर डंडा बरस रहा है, उसी को फैंटा लग रहा है, उसको नोटिस भी दिए जा रहे हैं, उसके पैसे भी खाए जा रहे हैं, उसको बर्बाद भी किया जा रहा है, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उसको कोई नहीं पूछता। यहाँ जी दो प्रॉब्लम्स हैं। इनइक्वालिटी का जिक्र किया सनाउल्लाह साहब ने। एक इनइक्वालिटी ये भी है कि जब मैं टैक्स देता हूँ और ज़्यादा देता हूँ टैक्स, और एक बंदा जो बिल्कुल इनफॉर्मल इकोनॉमी में है और वो टैक्स नेट में नहीं आता, दोनों को बराबर की सहूलियात जो है वो मिल रही हैं, तो ये भी एक डिस्पैरिटी है जो कि डिसइंसेंटिवाइज करती है टैक्स पेयर्स को भी। और फिर चूंकि टैक्स पेयर नॉन फाइलर्स जो हैं वो इंसेंटिवाइज हो रहे हैं, तो फिर लोगों की ख्वाहिश होती है वो टैक्स नेट से निकलते जाएं, चूंकि इंसेंटिवाइजेशन जो है वो मौजूद है। तो इस डिस्पैरिटी को भी खत्म होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। नॉन फाइलर का लफ्ज जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान में, जैसे नदीम साहब ने कहा एनओसी का लफ्ज पाकिस्तान में है, तो नॉन फाइलर भी पाकिस्तान में। अगर आपके पास CNIC नंबर है तो आप का टैक्स नंबर क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो सकते हैं? तो इस पे जो है वो मेरे ख्याल से तो सीधी इसको कह देना चाहिए कि नाअहली है FBR की, कि आप जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाह रहे। टैक्स कलेक्शन इज़ अ फन आर्ट है, जिसको आपको अपने ऑफिस से निकल के जो है वो डेटा सेट्स को देख के रिसर्च करके तो फिर जाके वो डिफरेंट डेटा सेट्स को मिला के करना होता है। तो इकोनॉमिक्स में एक कर्व होता है, उसको आप लेफर कर्व कहते हैं। जैसे जैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता है आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन एक खास हद पे आके वो रुक जाता है। फिर अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है, टैक्स रेवेन्यू भी नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी मैशत बैठना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान उस नहज पे आ गया, शायद उससे भी आगे निकल गया। तो अब हमें जो है वो टैक्स नेट में लेके आना होगा, उन लोगों को इंसेंटिवाइज करें। देखिए एक चीज़ समझें कि ये जो आपका यूटिलिटीज़ हैं ये पब्लिक गुड है, जब एक दफ़ा प्रोवाइड कर दी, जो टैक्स देता है नहीं देता दोनों, हेल्थ भी एजुकेशन भी, वो सारे सहूलियात यूज़ कर सकता है। तो ये जो फ्री राइडर्स हैं इनको ख़त्म करना होगा। तो शायद इसको नादरा के सिस्टम लिंक करके किसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को यूज़ करते हुए टारगेटेड सब्सिडीज़ की मद में, लेकिन टैक्सेशन का सिस्टम जो है, एक चीज़ पिछले दौर में बड़ी अच्छी हुई थी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी अलग अलग हो गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन के TORs ही सिर्फ ये हैं कि वो कलेक्ट करे, और जो पॉलिसी है वो किस तरह से टैक्स रेवेन्यू को जो है वो प्रो ग्रोथ बना सकता है, कम्प्लीमेंट टू डेवलपमेंट बना सकता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड है उसका रिसाइकल होना, लोगों तक जाना। खासकर एक और इनइक्वालिटी पाकिस्तान में क्रिएट होती जा रही है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। वो पिछला जो 2022 का फ्लड आया था उसमें आपका जो नुकसान हुआ था मीशत का वो $30 बिलियन का था। उस टाइम पे आपकी GDP $300 बिलियन की थी और 10% आपका सेविंग रेट था, विच मीन्स के एक साल की पूरी सेविंग आपकी एक फ्लड के नजर गई। तो अब अगर आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को थोड़ा सा रिसाइकल करते हैं और उसको बताते हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है टैक्स, और ये क्या वाकई क्लाइमेट की एडेप्टेशन के लिए और क्लाइमेट को ठीक करने के लिए यूज हो रहा होगा, या इनइक्वालिटीज को ठीक करने का एक तरीका ये हो सकता है कि PDL के रेवेन्यू को पार्क करें आप पाकिस्तान क्लाइमेट फंड में, जो कि क्लाइमेट चेंज एक्ट में बना था, ताकि लोगों को नजर आए। इसी तरह से बाकी फंड को भी, जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रिसीट्स मिलती हैं और आप जो है वो पता लगता है कि ये टैक्स रेवेन्यू इधर गया तो टैक्स रेवेन्यू का जो रिसाइकलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को जो है वो होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आए, डॉक्टर फरज सलीम साहब आपकी तरफ आए। सर ये दुनिया में हमेशा ये होता है कि जो आदमी काम कर रहा होता है, जो स्टेट को कुछ दे रहा होता है, स्टेट उसको कुछ ना कुछ दे रही होती है। जैसे कि टैक्स पेयर है पाकिस्तान के अंदर, वो अगर 50% टैक्स दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्टेट की तरफ से उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में वो सिर्फ टैक्स दे रहा है और स्टेट बल्कि उसके ऊपर बोझ भी लाद रही है और फैसिलिटीज उन लोगों को दे रही है जो टैक्स देते नहीं है। तो क्या ये ज्यादती नहीं है सर? तो सब दो चीजें हैं।
देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स दे रहा है। अब कोई 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उसमें से सिर्फ एक मुल्क की सियासी क़यादत या माशी क़यादत नारा लगाती है कि हमारे मुल्क के शहरी जो हैं वो टैक्स चोर, और तो ये नारा कहीं से सुनाई नहीं देता। जी मेरी आवाज आ रही है आप? जी आ रही डॉक्टर साहब फरमाइएगा। डॉक्टर साहब फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी। जी चौधरी साहब, देखिए ये वाहिद आपको मुल्क मेरी है आवाज आ रही जी, जहां ये नारा लगाया जाता है कि पाकिस्तानी जो है वो टैक्स चोर है। अभी शायद हकायक कुछ आपके सामने रखे गए थे कि अगर 14-15 साल का पहले का बजट आप निकाल लें तो हुकूमत का अपना जो हद था टैक्स का वो 1000 अरब का था, और पिछले साल हमें हुकूमत बता रही है कि 12,000 अरब जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है। तो टैक्स तो पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हुकूमती अखराजात या जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। ख़ुद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।